इंडिया में G20 की मीटिंग चल रही है और कल G20 मेंबर्स के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग है, जिसमें बड़ी खबर यह है कि चाइना भी अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेज रहा है। इंडिया की इकॉनमी बहुत बड़ी है और इंडियन क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट है इंडिया की सऊदीया में बहुत ज़्यादा, दुबई में, कतर में, हत्ता कि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट है। एक बहुत बड़ा इकट्ठ हो रहा है इंडिया में, दिल्ली में आज ही हुआ और इसी के साथ इस पे बहुत सी खबरें इस वक्त पब्लिश हो रही है। जिस तरह के कल नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा था कि ग्लोबल साउथ की भारत बात कर रहा है, जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, क्या इसका कोई फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि जैसे मोदी साहब ने ये कहा जी कि दुनिया का जो गवर्नेंस मॉडल है वो फेल हो चुका हुआ है और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का कोई ख्याल नहीं कर रहा। I think the issues, I would say, very frankly, concerned the Ukraine conflict, on which there were divergences. So, on the bulk of the issues, we were able to get an outcome document. There was a chair summary because there were differences on the Ukraine issue, which we could not reconcile between various parties who held डिफरिंग पोजीशन। हेलो दोस्तों, भारत और विश्व न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो क्लिप में आप तो देख ही लिए होंगे कि आज भारत पूरे दुनिया की प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। बता दूं कि कल नई दिल्ली में दुनिया के सभी सुपर पावर के विदेश मंत्रियों का आगमन G20 में हुआ। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रूस यूक्रेन का मुद्दा बैठक के बाकी एजेंडों पर हावी नहीं होना चाहिए। शुक्रवार को दी गई स्पीच में प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण से साफ कर दिया था कि भारत ऐसे समझौता करना चाहता है जो विकासशील दुनिया की मदद कर सके और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा सके। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सालों की प्रगति के बाद आज हम सतत विकास के लक्ष्यों पर वापस जाने के जोखिम में हैं। कई विकासशील देश फूड और एनर्जी सुनिश्चित करने की कोशिश करते हुए कर्ज से जूझ रहे हैं। वह ग्लोबल वार्मिंग से भी जूझ रहे हैं जो अमीर देशों ने के जरिए किया गया है। यही कारण है कि भारत की G20 अध्यक्षता ने ग्लोबल साउथ को आवाज़ देने की कोशिश की है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, G20 जिसमें दुनिया के 19 सबसे अमीर देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं, वे वैश्विक आर्थिक उत्पाद का 85% और आबादी का 2/3 हिस्सा हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, जिसके कारण कई देश खराब आर्थिक स्थिति का सामना कर रहे हैं। चीन के GDP दर में भी भारी गिरावट आई है। तो दोस्तों, देखते हैं आज का शानदार और लाजवाब वीडियो। ऐसे ही अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को इंडिया भेज दिया, यानी चाइना वालों ने। हमें वो रोकते हैं बात करने से या हम बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, इसमें ऐसा है कि हमें खुद डिसाइड करना है अपने इश्यूज़ को कि हमने मामलात को किस तरह लेके जाना है। हमें किसी भी कंट्री की कॉलोनी बनने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 70 सालों में हमने अमेरिका की कॉलोनी बन के देख लिया, हमें रिज़ल्ट ज़ीरो है। अब हम चाइना की कॉलोनी बन के अगर अपने फ़ैसले खुद से नहीं करेंगे, चाइना के इशारे पे करेंगे, तो फिर वही कुछ दोबारा हमें 20-25 साल बाद फेस करना पड़ेगा जो आज हम अमेरिका के साथ बायलैटरल रिलेशन में हमें फेस कर रहे हैं। ये तो हमें कॉमन सी बात नहीं है जी, मैं आपसे कॉमन सी बात नहीं है कि एक आम इंसान को समझ लगती है कि ये भाई सुहेब को ये भाई से मिलने से मना कर रहे हैं, रिलेशन ख़राब कर रहे हैं और खुद वो उसके साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। एक सोचने वाली बात नहीं है कि यार कहीं ना कहीं वो अपनी डिप्लोमेसी वे में सही चल रहा है, अपने रिलेशन, अपनी ट्रेड, सब कुछ। हालांकि लद्दाख का इशू उनका भी है, जैसे हमारा कश्मीर का इशू है, उनका भी लद्दाख और उसका लद्दाख का इशू है इंडिया और चाइना का। वो तो बायलैटरल ट्रेड भी कर रहे हैं, वो बहुत से इश्यूज़ पे बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है। हमें भी इसी तरीके से ही सोचना पड़ेगा कि हम कहीं पे भी डेडलॉक की पोजीशन में ना जाएं। हम इंडिया हो, ईरान हो, अमेरिका हो या मिडल ईस्ट का कोई और कंट्री हो, इवन के इसराइल भी हो, तो हमें हर कंट्री से डायलॉग करना चाहिए, अपने इश्यूज़ को खुद से रिजॉल्व करना चाहिए। अपने फैसले खुद करने पड़ेंगे, फैसले खुद करेंगे, अपने इश्यूज़ को खुद रिजॉल्व करेंगे, तभी हम इंडिपेंडेंस की तरफ जा सकते हैं। वरना ना हमारी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट होगी, ना हमारे इंटरनल अफेयर्स और ना ही हमारे एक्सटर्नल अफेयर इंडिपेंडेंट। जब पहली दफ़ा पाकिस्तान IMF के पास गया था तो उन्होंने इस बात को कह दिया था कि पाकिस्तान जिस दलदल में धंस गया है ना, अब पाकिस्तान कभी नहीं निकलेगा। इंडियन के लीडर थे, कोई मुझे याद नहीं, मोरारजी देसाई थे शायद, हाँ मेरा ख्याल है वही थे। हमसे वो बहुत आगे हैं, बहुत आगे तरक्की कर चुके हैं। हम बस यही कहते हैं कि गुर्बत बड़ी है, वो फुटपाथ पे सोए हुए हैं,
ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बदकिस्मती ये है कि चाइना से ना हमारी शक्ल मिलती है, ना ज़ुबान मिलती है, ना मज़हब का या मुआशरतन या रवायात, कोई एक चीज़ भी चाइना के साथ हमारी नहीं मिलती। और हम चाइना को अपना दोस्त मानते हैं। चाइना कैसे हमारा दोस्त हो? वो बिज़नेस करता है, पूरे वर्ल्ड में बिज़नेस किया। पाकिस्तान को वो सूद दर सूद पे पैसे देता है। कमज़ोर हो जाए ना, जब एक इंसान की बात करता है, इंसान कमज़ोर हो जाए पैसे वाइज, मुआशरे में कमज़ोर हो जाए ना, फिर ऐसी सूरत हाल पैदा होती हैं कि मुआशरे के जो तगड़े लोग होते हैं ना, वो गरीब आदमी को तंग करते हैं। So how do you see this India hosting foreign ministers, G20 foreign ministers? क्या इंडिया डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड मुल्कों की बात डेवलप वर्ल्ड के साथ कर सकता है सर? देखें जी, पहली बात यह है कि G20 की ये जो शक्ल आपको नज़र आई है, ये इजलास कहीं भी होता इंडिया के अलावा, ये अमेरिका में होता या चाइना में होता या कहीं और भी होता तो इसमें यही आपको नज़र आना था, क्योंकि ये एक इनएविटेबल किस्म का आउटकम है जो इस वक्त इंटरनेशनल एक तसादम चल रहा है और बड़ा वाज़ेह किस्म का तसादम चल रहा है। चीन वर्सेस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और अमेरिका वर्सेस सोवियत यूनियन और चीन वर्सेस इंडिया और जो भी इस तरह के जितने कॉन्फ्लिक्ट हैं या एक तरह की अनईजी रिलेशनशिप है, उसने ज़ाहिर है G20 में तो किसी न किसी तरीके से रिफ्लेक्ट होना है। तो इसको ये तवक्को रखना कि जी इसमें कंसेंसस आना चाहिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक किस्म की सोच है। और फिर अगर इसमें से कोई ये तर्जमा करे कि इसका कुछ कहीं इंडिया से कोई ताल्लुक बनता है कंसेंसस ना आना, तो ये मैं समझता हूँ कि भी बहुत बड़ी तवक्को रखने वाली बात है। समिट से पहले इंडियन पीएम मोदी का एक रिकॉर्डेड मैसेज चला जिसमें उन्होंने ये कहा कि ग्लोबल गवर्नेंस हैज फेल्ड। उन्होंने कहा है कि जो मुश्किलात हैं, जो डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स इस वक्त फेस कर रही है दुनिया, उस चैलेंजेस से निपटने के लिए जो ग्लोबल गवर्नेंस है फेल है। इसी के साथ हमें ये नजर आया कि ये भी कहा गया कि जो G20 में यूक्रेन और रशिया है वो डोमिनेट कर रहे हैं, जाहिर है कि वो जो प्रॉब्लम है वो तो वहीं पर मौजूद है। फिर हमने ये भी देखा कि उसमें साइड लाइन मीटिंग्स हुई। अच्छा, अब इसमें चाइना भी शामिल है और हमारा बड़ा एक वो, फिर इसमें जो अरब कंट्रीज हमारे बड़े करीबी वो भी शामिल, पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं हुआ। सर, मेरा पहला सवाल तो आपसे ये होगा कि आप कितनी सिग्निफिकेंस देख रहे हैं इस टाइमिंग में इस समिट? देखें जी, इन दोनों बातों की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। एक तो जो समिट हो रहा है इटसेल्फ और दूसरा जो पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं हुआ है। अब ये सारा आपके देखने के एंगल पे है कि आप इसको किस तरीके से समझते हैं। बुनियादी तौर पे जहाँ तक G7 की सिग्निफिकेंस है ना, तो वो तो आप यूँ समझ लें कि उसको लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। आप यूँ समझ लें कि दुनिया का जो रूलिंग एलीट है उसका ये फोरम है G20 जी। और ये फोरम जो है वो आप दुनिया की टोटल जो दौलत है उसका 80% जाहिर है G20 मैंने G7 का सॉरी G20 के साथ जो है वो जुड़ता है। तो उस हिसाब से सिर्फ इतना नहीं है कि उनके अपने पास दौलत क्या है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जिस तरह की पॉलिसियाँ अपनाते हैं और वो पॉलिसियाँ ज़ाहिर है इसी तरह की कॉन्फ्रेंसेस में, जो कि उनका एक इंटरनल कंसल्टिंग प्रोसेस है, उसको सामने रख के पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं। आप अगर देखें ये जो सारा सफ़र है, ये जो ग्रांड इंडस्ट्रियल नेशंस का जिसको हम G7 कहते हैं थे पहले, बाद में G20 हो गया, तो इसको अगर G10 हुआ फिर 20 हुआ, तो इसको अगर आप शुरू दिन से देखें तो ये देखें इन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है इनके अंदर खुद बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। जो इनके शुरू के जो मामलात थे उसमें और आज के जो इनका आइन और मंशूर है, जो ख्यालात हैं, उनमें जो है वो बहुत बड़ा फ़र्क है। तो बुनियादी तौर पे ये जो इस तरह के इजलास होते हैं, ये एक कंसल्टिंग प्रोसेस होता है जिससे ये सीखते हैं और उसमें अपनी पॉलिसियों पे नज़रसानी करते हैं या ऐसी पॉलिसियाँ बनाते हैं जो इनफैक्ट पूरी दुनिया को मुतासर करते हैं। दुनिया का कोई मुल्क इनके असरात से बाहर नहीं निकल सकता। अब ये पॉइंट आप नोट करें क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है कि दुनिया का कोई मुल्क हुआ वो कितना ताकतवर है या कितना गरीब तरीन और बेबस है, वो इनके इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि इन पॉलिसियों का एक अल्टीमेट जो असर है वो पड़ता है और उसको कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता।